बूढ़ा कहो, अकेला कहो या चालाक, पर सबसे सटीक शब्द है शिकारी। शिकारी वक्त का मोहताज नहीं होता, मौके का होता है। मैं 55 पार कर चुका हूँ, बीवी नहीं रही और बेटा बेटी जैसा कुछ होना ही नहीं था। ऊपर वाले ने दिया तो बहुत कुछ, 2 मंजिल का मकान, किराएदार आते जाते रहते हैं, पर साथ किसी ने नहीं दिया। शायद इसलिए अब मैं साथ नहीं ढूंढता, सिर्फ कब्जा करता हूँ। समाज में इज्जत है। मैं वो बुजुर्ग मकान मालिक हूँ जो सामने बेटी कहकर बात करता है और पीछे से कमरे की दीवारें नापता है कि कहाँ से लड़की को फंसाया जा सकता है। मैं कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे अंदर घुसता हूँ उसके अपने दिमाग से। उस दिन वो आई, कमजोर सी, हल्की चाल और डरी हुई आंखें लिए। उसके पांवों में चप्पलें भी थकी हुई थी। दुपट्टे को कस के पकड़ा था, जैसे वो ही उसका बचाव था दुनिया से। और उसकी आंखें, उस दिन मैंने पहली बार किसी आंख में अकेलापन भीख की तरह टपकते देखा। लेकिन सच कहूं, मैं उसके अकेलेपन पर नहीं रुका। मेरी निगाह उसके चेहरे, उसके कसे हुए सीने और गर्दन की उन नसों पर गई जहां पसीने की बूंदें रुकी थी। वो खूबसूरत थी, पर वो जानती नहीं थी कि खूबसूरती से ज्यादा जानलेवा चीज मासूमियत होती है। मुझे समझ आ गया था, ये लड़की दुनिया से डरती है और दुनिया में मुझसे भी। और वही डर मेरे लिए सबसे बड़ा मौका था। मैंने मुस्कुराकर दरवाजा खोला, ज्यादा नहीं बोला। वो बोली, भैया रूम खाली है क्या? भैया, हाँ यही तो चाहिए था। भाई कहे और मैं बाप बन जाऊं ताकि वो बिना हिचक मुझसे जुड़ सके। हाँ बेटी, आओ दिखाता हूँ। कमरा दिखाते वक्त मेरा काम सिर्फ ताले चाबी नहीं था। मैं हर शब्द के साथ उसकी दीवारें तोड़ रहा था। आपका ऑफिस कहाँ है? घर में अकेली रहोगी तो डर तो नहीं लगेगा? बिजली चली जाए तो नीचे घंटी बजा देना, मैं हूं ना। जब मैंने कहा, बाकियों से 6,000 लेता हूं पर तुमसे सिर्फ 5,000 लूंगा, तो पहली बार उसके चेहरे पर कुछ ढीला पड़ा, एक थकी हुई राहत। और मुझे यकीन हो गया, इस राहत में मेरा रास्ता है। वो गई तो मैं बालकनी में खड़ा उसे देखता रहा। उसकी पीठ सीधी नहीं थी, कमर झुकी थी जैसे बोझ हो जिंदगी का। और मैं उसी झुकी कमर में रास्ता ढूंढ रहा था। मकान किराए पर देने नहीं बैठा हूँ साहब। मकान की चारदीवारी में जो कैद होती है, उसी की चाबियां मेरे पास है। बस दरवाजा धीरे धीरे बंद करना है ताकि उसे लग ही न सके कि वो कैद हो रही है। किरदार की जुबान में उसी शिकारी की आंखों और चालों से जो इंसान नहीं देखता, केवल अवसर पहचानता है। किसी को जाल में फंसाने के लिए रस्सियाम नहीं चाहिए, बस भरोसे का धागा चाहिए जो अपनी ही गर्दन से खुद बन जाए। उसका आना अब तय हो गया था। कमरा पसंद आ गया, किराया भी उसकी जेब में बैठ गया। मैंने जानबूझकर साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा की अगरबत्ती जलाई और दरवाजे पर खड़ा रहा, जैसे कोई बुजुर्ग बेटी का इंतजार कर रहा हो। वो आई भी, मांग में हल्का सा सिंदूर, शायद नौकरी बचाने के लिए कुछ सही संस्कारी दिखने का दिखावा। मैं मुस्कुराया, मगर निगाहें ठीक वहां अटक गईं जहां से उसके ब्लाउज की डोरी झांक रही थी। अंदर आओ बेटी, मैंने कहा, मगर दिल में बेटी नहीं, शिकार गूंज रहा था। अब असली काम शुरू हुआ, भरोसा जमाने का। पहले हफ्ते मैंने खुद उसे चाय बनाकर दी। आप थक गई होंगी, घर में तो बेटी को ही माँ बनना पड़ता है ना आजकल। कभी सब्जी वाला आया तो मैंने उसके लिए भी रखवा दी। इतनी महंगी सब्जी मत लिया करो, जरूरत हो तो मुझसे ले लिया करो, किराएदार नहीं हो, घर की हो। एक बार बिजली का मीटर खराब हो गया तो खुद गया लाइनमैन बुला लाया। लड़कियां क्या क्या करें आजकल, अब कम से कम ये सब मैं तो देख ही सकता हूँ। धीरे धीरे मैंने उसकी रूटीन को पढ़ लिया। ऑफिस से रात 8 तक लौटती है। हर शनिवार माँ से फोन पर बात करती है और कॉल के बाद अक्सर चुप हो जाती है। रात को बाहर खाना लाने से डरती है, शायद कभी कुछ बुरा अनुभव हुआ है। सबसे अहम, कभी किसी दोस्त को लेकर नहीं आई, यानी सहारा चाहिए, और मैं वही बन रहा था। एक दिन मैंने दरवाजा खटखटाया, बस यूं ही, बेटी सब ठीक है? 2 दिन से तुम्हारी कोई आहट नहीं आई, परेशान हो गया मैं। वो चौंक गई थी, पर फिर उसने दरवाजा खोल ही दिया। थोड़ा काम का टेंशन है अंकल। अरे तो बता देती, अकेली जान की क्या हालत बना रखी है। जरूरत हो तो कह देना, पैसा, मदद, कुछ भी, मैं हूं ना। वो कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका दिया। और वहीं मेरे लिए पहला दरवाजा खुला, दिल का नहीं, भरोसे का। लोग पूछते हैं बुराई कहाँ से शुरू होती है, मैं कहता हूँ वहीं से जहाँ कोई मैं हूं ना।
कहकर किसी लड़की की चुप्पी में घुस जाता है। अब मैं उसके अंकल से धीरे धीरे अपना बन रहा था। अब वो कभी कभी मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी और वो मुस्कान मेरे लिए इजाजत थी आगे बढ़ने की। शरीर तक पहुंचने से पहले मन तक पहुंचना पड़ता है और मन तक पहुंचने का रास्ता हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है। अब वो मुझसे बात करने लगी थी। कभी बाहर से लौटती तो सीढ़ियां चढ़ते हुए अंकल जी कह देती। कभी रविवार को बालकनी में कपड़े सुखाते वक्त चाय की प्याली दिख जाती तो कह देती, आप अकेले रहते हैं, आपका भी तो कोई नहीं है। बस वही मेरी चाल चल गई थी। हाँ बेटी, क्या बताऊं, अब तो सिर्फ दीवारें रह गई हैं साथ। सब अपने चले गए। एक बेटा था पर उसका रास्ता मुझसे अलग हो गया। मैंने ऐसे बोला जैसे जिंदगी ने मुझे ठुकरा दिया हो। और जब आदमी टूटा हुआ दिखता है तो औरतों को उसके पास होने से खतरा महसूस नहीं होता। वो चुपचाप बैठ गई मेरे पास, उसी बालकनी में जहाँ कभी सिर्फ मैं उसके कदमों की आहट सुना करता था। आप इतना ख्याल रखते हैं, आपको कोई अपना मिलना चाहिए, उसने कहा। मैंने हंसते हुए टाल दिया। अब इस उम्र में क्या रिश्ता, बस कुछ सुकून चाहिए, 2 बातों का साथ मिल जाए, वही बहुत है। उस दिन के बाद उसने मुझे अलग निगाह से देखना शुरू किया। अब वो कभी कभी खाना बना लेती तो 2 रोटियां मेरे लिए रख देती। आप अकेले खा लेते हैं? मैं जवाब देता, नहीं, अब आदत डाल ली है, लेकिन तुम्हारा बनाया खाना अकेलापन कम कर देता है। मैं अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। बिना दस्तक दिए, बिना दरवाजा खटखटाए उसके वक़्त में दाखिल हो चुका था। मैं जानता था कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, ना कोई प्रेमी, ना दोस्त, ना पड़ोसी जिससे वो दिल की बात कर सके। और जब एक औरत दुनिया से नहीं जुड़ पाती तो उसे एक हमदर्द की तलाश होती है। मैं वही बन गया था, हमदर्द। मगर हकीकत ये थी कि मैं उसके आंसुओं की नमी से अपनी हवस की जमीन सींच रहा था। एक रात, शायद कुछ ज्यादा थकी हुई थी, वो सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। थोड़ा सहारा, थोड़ा स्पर्श। उसने पलटकर कहा, थैंक यू अंकल, आप ना होते तो गिर जाती। मैंने कहा, मैं हूं ना हमेशा, अब गिरने नहीं दूंगा। उसके शब्दों में राहत थी और मेरे शब्दों में इरादा। अब वो मुझ में सहारा देखती थी और मैं उसमें शिकार, जो धीरे धीरे खुद मेरे पास आ रहा था बिना कोई चीत्कार किए। हर शिकारी पहले जांचता है कि शिकार डरेगा या झेलेगा। डर गया तो पीछे हटता है, सह गया तो आगे बढ़ता है। यही खेल है सहमति और सहनशीलता के भ्रम का। अब हमारे बीच की बातचीत घरेलू हो चुकी थी। वो कभी प्याज लाना भूल जाती तो कहती, अंकल आप ले आओगे? और मैं तुरंत जाता। ये काम नहीं था, नजदीकी का व्यापार था। एक शाम उसकी तबीयत खराब थी। ऑफिस से लौटी तो बुखार था। मैंने दरवाजा खटखटाया, हाथ में गर्म दूध और 2 दवाइयाँ। आपको कैसे पता चला? तुम आज ऊपर नहीं आई ना बालकनी में? मुझे लगा कुछ ठीक नहीं। वो चुप हो गई, एक लंबी चुप्पी, और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे में पहली बार बैठा। फर्श पर गद्दा बिछा था, पंखा धीमा चल रहा था। वो दीवार से टेक लगाए बैठी थी, सूती कुर्ता और पसीने में भीगी पेशानी। मैंने दूध उसके हाथ में दिया और पहली बार उसके हाथ को अपनी उंगलियों से थोड़ा देर छुए रखा। वो चौंकी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराई, या शायद थकी थी विरोध करने के लिए। यही पल सबसे खतरनाक होता है, जब लड़की विरोध नहीं करती और आदमी समझ लेता है कि इजाजत है। अब हर दिन मैं कुछ और हिम्मत करने लगा। कभी बात करते हुए उसके कंधे पर हल्की चपत, अरे तुम तो बिल्कुल नादान बच्ची हो। कभी हाथ पकड़कर कह देना, ठहरो, तुम्हारी उंगलियों में छाले हैं, काम बहुत करती हो क्या। कभी बालकनी में अकेले खड़े खड़े उसकी आंखों में देखना। कभी सोचा है अगर तुम मेरी बहू होती तो। वो थोड़ा झेंपती, कभी नजरें फेर लेती, पर कुछ कहती नहीं। और यही खामोशी मेरे लिए मंजूरी थी। एक दिन बात कुछ आगे बढ़ गई। वो नीचे से लौट रही थी, हाथ में किराने का बैग था। सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई और मैं पहले से खड़ा था वहां। उसे थामा और इस बार हाथ उसकी कमर तक पहुंच गया। वो सिहर उठी। मैंने तुरंत कहा, अरे सॉरी, गलती से हो गया। वो कुछ नहीं बोली, बस ठीक है कहकर ऊपर चली गई। गलती नहीं थी वो परीक्षा थी। और अब मैं जान चुका था, इस घर की दीवारों में कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। अब मैं तैयार था उसके शरीर की हद में घुसने के लिए, क्योंकि मन पर तो मेरा कब्जा हो ही चुका था। शिकार तब नहीं फंसता जब जाल बिछाया जाता है, बल्कि तब जब वो मान लेता है कि जाल ही उसकी दुनिया है।
कुछ महीनों में उसने नौकरी छोड़ दी। ऑफिस में दिक्कत थी, इतना ही कहा था उसने। शायद बॉस ने तंग किया या और किसी ने, या शायद वो थक गई थी सब सहते सहते। अब वो ज्यादा समय घर पर रहती थी अकेली, और मैं उसके उसी अकेलेपन में अधिकार के साथ घुसने लगा। एक दिन दोपहर में उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, फोन नहीं उठा रही थी तुम। वो अंदर ले आई, बाल खुले थे बिना दुपट्टे के। मैंने देखा वो अब सच में कमजोर दिखने लगी थी, जैसे अंदर से टूट गई हो। बैठक में बैठते हुए मैंने कहा, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अकेली लड़की को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दिया है तुमने। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने हाथ उसके कंधे पर रखा। इस बार नजरें नहीं चुराई उसने। वो थक चुकी थी और मैं जानता था थकी औरतें ना कहना भूल जाती हैं। मैं और पास खिसका। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मैं किसी गलत नियत से नहीं आया। और वही कहते हुए मैंने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वो सिहर गई, होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर जुबान बंद थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, कोई इजाजत नहीं ली, बस आगे बढ़ा और वो सब किया जिसे उसने कभी मंजूरी नहीं दी थी, पर विरोध भी नहीं किया। यही तो होता है शोषण, जब ना कहने का हक छीन लिया जाए और हाँ कभी मांगी ही ना जाए। उस रात वो बहुत देर तक चुप बैठी रही। मैं वापस अपने कमरे में गया और शीशे में खुद को देखा। सब कुछ सहकर भी कुछ नहीं बोली, मतलब वो भी चाहती है। यही झूठ मैंने खुद को सुनाया और यहीं से मेरे भीतर का वहशी इंसान बनने का ढोंग छोड़ चुका था। इसके बाद ये सब अक्सर होने लगा। कभी वो मुझसे नजरें नहीं मिलाती, कभी खुद ही चाय लेकर आ जाती, कभी हंस देती, कभी रो देती, पर कभी कुछ कहती नहीं और मैं इसे सहमति मानता रहा। एक दिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां कुछ और था, नफरत, घृणा और शायद एक दिन पलटवार का इरादा, पर तब तक देर हो चुकी थी। मैं उसे किराएदार नहीं, संपत्ति समझ बैठा था, पर इंसान की आत्मा को बांधने का पट्टा कभी नहीं बन सका। वो कभी ना कभी फट ही जाता है। हर कहानी का अंत न्याय नहीं होता, पर हर अंत एक सीख हो तो कहानी बेमानी नहीं जाती। उस रात के बाद मैंने उसे पहले जैसा नहीं देखा। अब वो मुस्कुराती नहीं थी, मेरे सामने आते ही दुपट्टा कस लेती थी। मैंने समझा शायद थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, आदत हो जाएगी उसे। यही सोचकर खुद को तसल्ली देता रहा। एक दिन वो देर शाम लौटी, हाथ में एक कागज था और आंखों में आग। ये चाबी है, मकान खाली कर रही हूँ। उसका लहजा ठंडा था, पर शब्दों में शहर खुला था। मैंने कहा, ऐसे कैसे चली जाओगी? किराया 2 महीने का बाकी है और आप मुझसे किराया मांग रहे हैं? उसने बीच में ही काटा। या वो सब गिनवाऊं जो आपने बिना किराए के वसूल किया? मैं चुप हो गया, जैसे किसी ने मेरी आत्मा के गिरेबान पर हाथ रख दिया हो। आप सोचते हैं चुप रहने वाली लड़की कमजोर होती है? नहीं अंकल, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। मैंने गुस्से में पूछा, क्या करोगी? पुलिस? कोर्ट? वो हंसी और बोली, नहीं, आपको सजा देने के लिए समाज को दिखाना पड़ेगा कि आपकी शक्ल कैसी है। आप जैसे लोग जेल से नहीं डरते, आप डरते हैं बदनामी से, आईने से और उस लड़की से जो अब चुप नहीं है। उसने जाते जाते नीचे की वॉचमैन को आवाज लगाई, शर्मा अंकल, अगर कोई और लड़की इस फ्लैट में आए तो उसे पहले ही बता देना कि मालिक कैसा है। वो गई, लेकिन जाते जाते मेरी नींव हिला गई। उस दिन से उस मकान की दीवारें चुप नहीं रही। किराएदार आते, जल्दी चले जाते। लोग मेरी तरफ देख के बातें करने लगे। मैं बंद कमरे में बैठा अपने भीतर की आवाजों से बचता रहा, लेकिन वो आवाजें अब ज्यादा तेज थीं। वो गई नहीं थी, वो मुझे भीतर से सड़ा कर गई थी। अब जब कभी किसी लड़की को देखता तो उसकी जगह वही चेहरा दिखता था जिसने कहा था, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की नहीं, हजारों की है। हर गली, हर मोहल्ले, हर बिल्डिंग में ऐसा कोई अंकल हो सकता है जो अपने अकेलेपन की आड़ में किसी का बचपन, भरोसा या बदन लूटना चाहता है। लेकिन हर बार कोई लड़की चुप नहीं रहेगी। हमदर्द नहीं होता। जब कोई गलती से छू ले तो उसे टोकना चाहिए। मकान मालिक हो या रिश्तेदार, चुप्पी सिर्फ डर को बढ़ाती है, हिम्मत उससे खत्म करती है। अगर आपको ये कहानी जरा भी सच लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और की चुप्पी टूट जाए। और अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। आपकी जागरूकता ही किसी की हिम्मत बन सकती है। धन्यवाद।